संघ के अध्यक्ष श्री सोमाव राव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक पहल की, जिस पहल से हम लोग यहाँ पर बैठ के एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित कर पा रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा मंच के मुख्य कार्यकर्ता मैं संदीप राव जी को भी नमन करता हूं कि आपने प्रयास किया है और एक श्रृंखला शुरुआत की है परिवर्तन की। मैं पुनः इस मंच के माध्यम से और आज यहाँ पर शामिल हुए पान पुजार, बैगा, पुरानी व्यवस्था में आस्था रखने वालों को मैं साधुवाद देता हूँ। हम लोग जो जिक्र करते हैं पुरानी व्यवस्था का, रूढ़िवादी व्यवस्था का जिक्र करते हैं, तो शुरुआत हम लोग करते हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था से, जिसकी रीढ़ टिकी हुई है पानों के ऊपर, पान पुजार के ऊपर। पान पुजार एक व्यक्ति नहीं होता है, पान पुजार एक आस्था का नाम है, पान पुजार एक जिम्मेवारी का नाम है। एक व्यक्ति जिम्मेवारी लेता है पूरे मौजा का, पूरा क्षेत्र के, न केवल बोल सकने वाले जीव जंतुओं का, मनुष्यों का, बल्कि पेड़ पौधों का भी, और साथ ही साथ न बोल सकने वाले बेजुबानों का भी, और इन सभी का ख्याल रखता है। इसीलिए जब बारिश नहीं आता है तो बारिश के लिए यत्न भी करता है, और जब मवेशी लोग के लिए, जानवर के लिए पानी का, धूप का अति हो जाता है तो उसके लिए भी उसके बचाव का व्यवस्था करता है, उसके अस्तित्व के लिए व्यवस्था करता है। मैं पाहनों से तय अपील करना चाहता हूं कि आपको भारत का सरकार और संघ गणराज्य, भारत का राष्ट्रपति आपको असाधारण व्यक्ति मानता है। इसलिए आपके लिए जो नोटिफिकेशन निकलता है, जो सरकारी आदेश निकलता है, वह असाधारण गजट से निकलता है। इसलिए पाहनों को भी अपनी भूमिका समझनी चाहिए। मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग अपनी भूमिका समझते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस मंच से मेरा आग्रह है कि हम लोग जुड़ें, और इस मंच के साथ जुड़ते जुड़ते बात करते, व्यवहार करते समय लगेगा, लेकिन एक समय के बाद हम लोग सीख जाएंगे और हम लोग जानने की स्थिति में आ जाएंगे। ये जो व्यवस्था, पान पुजार की जो व्यवस्था है, भारत सरकार इसी व्यवस्था को रूढ़िवादी व्यवस्था का आधार मानता है, और जो रूढ़िवादी समाज है इसका प्रथम व्यक्ति मानता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। पूरे देश में कहीं पर अगर इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था है जहां पर सभी पदों में एकल पद आरक्षित किया गया है, वह हमारे पाहनों के लिए किया गया है, ग्राम सभा के लिए किया गया है। और इसी को जब समाज का निर्धारण कैसे होगा, समाज आगे कैसे चलेगा, जब पंचायत व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा था, स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण की बात की जा रही थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, समाज का हर व्यक्ति अपना विकास का भागीदारी होगा, विकास की नींव खोदेगा, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, तो सरकार ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में जहां पर जनजातीय आबादी की प्रधानता है, प्रमुखता है, वहां पर विकास की नींव जो होगी, विकास की बागडोर होगी, वहां के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारियों की, अर्थात पान पुजार की होगी। और इसलिए पंचायत व्यवस्था करते हुए पंचायत में 73वें संशोधन और 74वें संशोधन लाते हुए यहाँ का रूढ़िवादी परंपरा को, रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थान देते हुए इनको सर्वोपरि स्थान दिया। कालांतर में इसी को 2006 में हम लोग पेशा कानून के नाम से जानते हैं। आज हमारे सामने कई समस्याएं हैं। हमारे सामने निर्धनता की समस्या है, हमको बैंक लोन नहीं दे पाता है, हमारे सामने जमीन के प्रबंधन की समस्या है, हमारे सामने वन के उत्पाद की प्रबंधन की समस्या है, हमारे सामने खनिज के प्रबंधन की समस्या है। पेशा कानून ने यह व्यवस्था दिया कि गांव का जो पाहन होगा, गांव का जो पुजार होगा, प्रमुख होगा, वह ग्राम प्रधान होगा, वह रूढ़िवादी व्यवस्था का नेतृत्व करने के साथ ही साथ गांव के लोगों के जमीन का प्रबंधन करेगा, गांव के लोगों का धार्मिक आस्था का प्रबंधन करेगा, गांव के लोगों को कहीं पर ऋण की आवश्यकता होगी, कहीं पर लोन की आवश्यकता होगी, उसका प्रबंधन करेगा। गांव में जंगल का दशा दिशा कौन तय करेगा, तो इसका प्रबंधन भी गांव का ग्राम प्रधान अर्थात रूढ़िवादी पान पुजार का व्यवस्था करेगा, मुंडा मानकी का व्यवस्था करेगा। कहीं कहीं पर थोड़ी सी और सरकार को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि जितना भी अधिकार पान पुजार को दिया गया है वो अधिकार कम नहीं है। मैं केवल इतना ही अपील करता हूं उनसे कि
आप लोग अपने अपने अधिकारों को एक्सरसाइज करना, लागू करना चालू कीजिए। आप अपने आप को समझाइए, समझिए। गांव में अगर आपके पास भूमि प्रबंधन की समस्या होती है, कोई किसका जमीन कब्जा कर लिया है, कोई दूसरा का जमीन कब्जा कर लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है, माननीय न्यायालय कहता है कि हम जमीन पर बाद में जाएंगे। जमीन पर जो पहला आदमी, पहला न्यायपालिका खड़ा है वो वहां का ग्राम प्रधान है। तो ग्राम प्रधान अपना स्तर से गांव की रूढ़िवादी व्यवस्था का अनुपालन करते हुए उस जमीन का न्यायपूर्वक अभियोजन कर दे, न्यायपूर्वक उसका मैनेजमेंट कर दे। उसी तरह गांव में ग्राम स्तर पर कई चीजों को लेकर के एक उहापोह की स्थिति होती है। मसलन एक उहापोह की स्थिति होती है गांव में वन उत्पाद को लेकर के, कि गांव में नदी है तो नदी का प्रबंधन कौन करेगा, नदी में बालू का प्रबंधन कौन करेगा, नदी में गांव में पतरा का प्रबंधन कौन करेगा, गांव में टांगरा टुंगरी है उसका प्रबंधन कौन करेगा, गांव में महुआ है, सखुआ है, महुआ बीज है, सखुआ फूल है, उसका प्रबंधन कौन करेगा। तो हम लोग अज्ञानता का अभाव में कहते हैं कि नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा, हम लोग कहते हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट करेगा। जबकि सच्चाई ये है कि भारत का कानून प्रोविजन फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायत का विस्तार, ये विस्तार किसका है, ये विस्तार प्रोविजन का है, वो बंदों में पंचायत का विस्तार है। तो आपको समझना होगा, आपके पास 23 प्रोविजन है, 23 अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार को समझिए। इस अधिकार में कोई आपको हस्तक्षेप करने नहीं आएगा, और आप इस अधिकार में आप जो फैसला लेंगे वही फैसला सर्वोपरि होगा। और इस पंचायत को आप कैसे चलाएंगे, इस पंचायत को चलाने के लिए आप कानून के जानकार हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको पेशा का मूलभूत कानून समझना चाहिए। और आपके गांव की जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, रूढ़ी जनविधि है, जो व्यवस्था सदियों से चली आ रही है, उसी व्यवस्था के साथ आप गांव का नदी का, गांव का पानी का, गांव का जंगल का, गांव का जमीन का, गांव का जानवर का व्यवस्था करेंगे, उसका प्रबंधन करेंगे। हम लोग अभी इसी के साथ धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक प्रमुख भी हैं। इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि हम लोग आमतौर पर जब गांव को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि खतियान पार्ट 1 है। खतियान पार्ट 1 में गांव में जितना भी जमीन है, चाहे घर मजरूआ जमीन है, चाहे वो रैयती जमीन है, चाहे वो भुइयारी जमीन है, किसी भी तरह का भुइयारी पानी जमीन है, उसका जिक्र आता है। हम लोग देखते हैं कुछ समस्या आता है तो उसको लेकर के हम लोग कोर्ट में जाते हैं। क्यों जाते हैं कोर्ट में? अगर आप खुला होकर के जागरूक रहेंगे और आप गांव में हैं, कौन जोतता है, कौन खेत का पानी वहां गिरता है, वहां का पानी कौन खेत में आप ले जाते हैं, चढ़ाते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसीलिए कोर्ट आपको कहता है कि आपको कोई महंगा संसाधन में या कोई महंगा व्यवस्था में जाने का आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत नहीं है 10 साल केस लड़ने का। आप अपना ग्राम सभा में जाइए, रूढ़िवादी ग्राम सभा, कोई प्रार्थना ग्राम सभा नहीं, जो मुंडा मान की व्यवस्था, डोकलो सौर व्यवस्था है संथाल परगना में, उनकी ग्राम सभा है। आप अपना ग्राम सभा में जाइए, आप ग्राम सभा भी समझिए चीजों को, और रूढ़िवादी जो व्यवस्था है उसके आचरण करते हुए लोगों को न्याय दीजिए। इसके साथ साथ हम कहते हैं गांव की चीजों को भी, आपका गांव है, आपका गांव में एक खतियान पार्ट 2 होता है। खतियान पार्ट 2 में जिक्र किसका होता है? खतियान पार्ट 2 में जिक्र होता है टांगरा का, टुंगरी का, कहां पर आप भूत खेता है, कहां पर देसावली है, कहां पर मसना है, कहां पर आपका हड़गड़ी है, इसका जिक्र है, कहां पर पतरा है, कहां पर नदी है, ये सारा चीज खतियान पार्ट 2 में रहता है। आप खतियान पार्ट 1 को देखते हैं तो खतियान पार्ट 2 को भी देखिए। खतियान पार्ट 2 में देख करके आपके आसपास का गांव है, आप जाके कहिए क्या पेशा का व्यवस्था को आप मानते हो? गांव का आदमी को आप लोन क्यों नहीं दोगे? गांव का आदमी को आप ऋण दीजिए, आप उसके साथ सरकार से, आरबीआई से बातचीत कीजिए। आरबीआई ने आपसे बातचीत करने के लिए एक स्पेशल सेल खोल के रखा है। आपका कस्टोडियन शेड्यूल एरिया में डीसी है, डीसी के साथ जाकर के बातचीत कीजिए कि हुजूर, हमारे लोगों को सब संसाधन होने के बावजूद बैंक लोन नहीं देता है, और शेड्यूल एरिया में अगर बैंक काम करता है तो शेड्यूल एरिया में बैंक अगर काम करता है तो हमको उसको लोन देना होगा,
हमारी शर्तों के हमको हमारी शर्तों के मुताबिक लोन देना होगा। तो इसलिए पैसा का मतलब खाली आप पान पुजारी नहीं होता है। पैसा का मतलब है कि आपको रूढ़िवादी होना होगा। आप रूढ़िवादी अपनी पुरखों की ओर अपने इतिहास से जुड़ेंगे तो आपको कई सारी चीजें मिलेगी। आपको ताकत मिलेगा संविधान का, आपको ताकत मिलेगा संविधान के द्वारा दी गई जो प्रशासनिक व्यवस्था का, डीसी का मिलेगा ताकत, कमिश्नर का मिलेगा, आपको ब्लॉक का मिलेगा, आपको पुलिस का मिलेगा, और साथ ही साथ आपको आपका कार्यक्षेत्र मिलेगा जहां पर खाली समाज नहीं, पशु पक्षी भी आपके कार्यक्षेत्र में आएंगे, आपके न्याय क्षेत्र में आएंगे। और यहाँ पर बीच बीच में चर्चा चलती रहती है कि अगर कहीं पर पतरा है, कहीं पर जंगल है, यहाँ पिठोरिया सुतियम्बे से लोग आए हुए हैं, तो पहाड़ में और जंगल का जमीन का समायोजन कैसे होगा? तो शेड्यूल एरिया के साथ ही पेसा एक्ट 1996 के साथ ही एक कानून आया है, वन अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट 2006। कहीं कहीं पर ग्राम सभा का जिक्र 1900 पेसा एक्ट में आता है। 2006 का भी वन अधिनियम में पेशा का जिक्र आता है, ग्राम सभा का जिक्र आता है। लेकिन दोनों ग्राम सभा में आपको रूढ़िवादी होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। रूढ़ी को छोड़ेंगे तो कुछ नहीं आपको मिलेगा। इसका जिक्र कई फैसलों में भी आता है। हाल फिलहाल में अभी केपी मनु केस आया है और आप लोग बार बार एक कानून का हवाला देते हैं, सीएनटी एक्ट बना किस चीज का है? सीएनटी एक्ट आपका कस्टम पे बना है। सीएनटी एक्ट अगर कस्टम पे नहीं होता तो वहां पर लिखल नहीं होता भुइहारी पानई, वहां पर लिखल नहीं होता भूतकेता, वहां पर लिखल नहीं होता डाली कटारी, और उसके साथ ही नहीं लिखल होता कि ट्रांसफरेबल नहीं होगा। उसके साथ ये भी लिखल नहीं होता कि चाहे 200 साल कोई जोत ले, वो चीज आदिवासी से कोई छीन नहीं सकता है। तो बड़ा बताइए, इतना बड़ा अधिकार कोई किसी को दिया है? तो सीएनटी आपको मिला हुआ है, पेशा आपको मिला हुआ है, एसपीटी आपको मिला हुआ है, और साथ ही साथ अभी कई तरह का केस आया है। एक केपी मनु का केस आया है जिसमें यह कहता है कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो चुका है, धर्मांतरित मतलब हिंदू नहीं है, हिंदू छोड़ करके जो व्यक्ति किसी और धर्म में चला गया है, ईसाई में चला गया है, इस्लाम में चला गया है, या किसी और धर्म में चला गया है, उसको जनजातीय पद्धति का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब वो रूढ़िवादी नहीं है। रूढ़िवाद का व्यवस्था हिंदू धर्म में आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 का 3 में दिया गया है कि हम महादेव को मानते तो हैं, लेकिन महादेव को मानने का मेरा अपना विशिष्ट शैली है। कोई मूर्ति को मानता है, लेकिन महादेव का हम भूत रूप को मानते हैं, अमूर्त रूप को मानते हैं। तो बोला कि आप जो मानते हैं 13 का 3 में, आप जो मानते हैं वही आपका कानून है, और उसी को कानून का ताकत मिला हुआ है। इसीलिए आप भेड़ा बकरा देते हैं तो उसको भी संरक्षण मिलता है। रोड बनता है तो आपका मड़ा ही नहीं टूटता है, रोड किनारे हो जाता है। तो हम यही कहेंगे, आज के दिन आप लोग सब जानते हैं, आप लोग खाली आसपास चर्चा जरूर कीजिए, रूढ़िवाद का चर्चा कीजिए। आप ये मत कहिए कि हम हिंदू नहीं हैं। कोई कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हम आपको आज कहते हैं, उसको पूछिए दूसरा सवाल, आदिवासी हिंदू नहीं है तो आदिवासी क्या है, हमको दिखाओ। और आदिवासी हिंदू नहीं है, इसका आपको हम उपाय बता देते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो क्या है। आप कहिएगा कि संविधान का धारा 341, 342 और आर्टिकल धारा 13 में, अनुच्छेद 13 में आदिवासी को क्या माना गया है। दूसरा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आदिवासी को, अनुसूचित जनजाति को हिंदू माना जाता है। उसके बाद नंबर 3 में है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989, अनुच्छेद 17, आदिवासी हिंदू है। चौथा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। पांचवा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। छठा है हिंदू अप्राप्यता अधिनियम 1956, और सातवां है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, और आठवां बोल रहे हैं इनकम टैक्स सब भरते होंगे। इनकम टैक्स में हम लोग क्या भरते हैं? इनकम टैक्स में हम लोग भरते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो समाज में कमजोर मत होइए,
ना समाज को कमजोर होने का काम कीजिए। हम लोग एकजुट होंगे। हिंदू में हम लोग रूढ़िवादी व्यवस्था को मानते हैं और रूढ़िवादी व्यवस्था के साथ चलते हुए हम लोग को अलग से अधिकार मिला हुआ है। उस अधिकार को हम लोग आगे लेकर के जाएं तो आगे लेके जाएंगे, हमारे साथ ये अधिकार बने हुए रहेंगे। इसी तरह आपको मेरी शुभकामनाएं। इसी तरह रूढ़िवादी व्यवस्था के साथ, जन रूढ़ी व्यवस्था के साथ जुड़े रहिए, गांव को नेतृत्व करते रहिए। मुझे विश्वास है कि आप लोग के कुशल नेतृत्व में और आप लोग